हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने नेम्ड रिएक्शंस। ठीक है, हमने नेम्ड रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट करी थी अपने मास्टर कैडर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मास्टर कैडर के एग्जामिनेशन के लिए और एच टेट के लिए। ये एच टेट और मास्टर कैडर जितने भी पीजीडी एग्जाम्स हैं उनके लिए हमने नेम्ड रिएक्शन की क्या की थी, एक सीरीज स्टार्ट करी थी। तो लास्ट क्लास में भी हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस को स्टडी किया था। ठीक है, आई होप आप लोग को वो समझ भी आई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट वन नहीं देखा, ठीक है, पार्ट वन भी देख सकते हैं पहले। ये पार्ट वन भी देख सकते हैं और ये हमारा स्टार्ट होगा अभी पार्ट टू। तो पार्ट वन के अंदर हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस को स्टडी किया था। एक और हम उनका देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस को हमने स्टडी किया था। तो ये वाले नोट्स हैं हमारे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने बनाए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो ले लेना। ठीक है, एज इट इज़ जो मैंने लिखा है वही आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था नेम्ड रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन को हमने स्टडी किया था, फिटिक को स्टडी किया था। वुड्स फिटिक, उलमान, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा गिलमान रिएजेंट क्या होता है। उनके बेस्ड हमने रिएक्शंस को स्टडी किया था। लाइक कोरेहाउस सिंथेसिस को स्टडी किया था, फ्रैंकलैंड रिएक्शन को डिस्कस किया था, स्पॉट्स रिएक्शन को डिस्कस किया था, फिंकलस्टीन रिएक्शन को स्टडी किया था। ठीक है, डार्जन प्रोसेस को स्टडी किया था, टैबिटर्स एंड सेंडरसन रिएक्शन को हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन को हमने स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वुल्फ किश्नर एंड क्लीमिंसन रिडक्शन के बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपना वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर के बाद हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था। हाइड्रोजनेशन में हमने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन एंड पार्शियल हाइड्रोजनेशन का भी आइडिया लिया था। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए हमने तीन रिएजेंट्स को पढ़ा था। एक था हमारे पास रोजरमंड रिएजेंट, एक था लिंडलार रिएजेंट और एक था बर्च रिएजेंट। जो रोजरमंड एंड लिंडलार थे वो हमारे पास सिस एल्कीन देते थे और जो बर्च रिएजेंट था वो हमारे पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करता था। उसके बाद रोजरमंड रिडक्शन को भी हमने स्टडी किया था। ये उसके अलावा बेसिक टर्म्स होती हैं जैसे अल्काइल हलाइड्स क्या होते हैं, बेंजाइलिक हलाइड अलाइलिक टर्म कब यूज़ करते हैं, ये विनाइलिक टर्म कब यूज़ करते हैं, अराइल टर्म हम कब यूज़ करते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टडी किया था कि ऑक्सीडेशन हम कैसे करवाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमने दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का आइडिया लिया था। एक थे हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और दूसरे थे हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनको हमने पूरा डिटेल के अंदर स्टडी किया था और इनके बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया था। उसके बाद एक हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है MnO2। ठीक है, जिसका हमने क्या देखा था, काम देखा था कि उसका क्या काम होता है हमारे पास। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमने टेस्ट की बात करी थी। टेस्ट में हमने लुकास टेस्ट को डिस्कस कर लिया था, विक्टर मे टेस्ट को डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा टॉलन टेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम बाकी के टेस्ट भी कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, कार्बाइल अमीन टेस्ट हो गया, जिनके बेस्ड आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो वाले टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने टॉलन टेस्ट तक कर लिया था। उसके बाद देखो पार्ट टू स्टार्ट हो रहा है। ये पार्ट टू में भी हम काफ़ी सारी रिएक्शंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो हमारे एच टेट और मास्टर कैडर के लिए क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विद, ठीक है, सम मोर रिएक्शंस। जैसे हम रिएक्शन आज स्टडी करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बहुत सारी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये हाईलाइट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो होता क्या है हमारे पास, हम किसी अमीन को लेते हैं, किसी अमीन को लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ और इसी रिएजेंट को वो सिंपल नाइट्रस एसिड, बिकॉज ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड देने वाले हैं, तो हम इसको HNO2 भी लिख सकते हैं या हम इसको HONO इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, R एंड ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और Cl बैलेंस करने के लिए
यहाँ पे हम Cl जस्ट टू न्यूट्रलाइज। तो जो ये वाला स्पीशीज फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं क्या, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अभी हम स्टडी करेंगे और आपके याद भी हो जाएंगे। सिमिलरली देखो, जब N2 के ऊपर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ये एनिलीन है, ये एनिलीन की रिएक्शन, ये जब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करवा देगा या वो HNO2 के साथ करवा देगा, ठीक है। इस रिएक्शन का जो तापमान होता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है और जो हमें स्पीशीज मिलता है डेट इज N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, और बैलेंस करने के लिए हम Cl नेगेटिव को लगा देते हैं। तो जो स्पीशीज बनता है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसकी हमारे पास काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं। जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारे पास बन गया है उसकी काफ़ी सारी रिएक्शन होती हैं। बट पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को समझो कि एक्चुअल में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की खास बात क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, चलो हमने बना दिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, हमें समझ में भी आ गया कि बट यहाँ पे जो खास बात होती है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन क्या होता है हमारे पास, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ये नाइट्रोजन क्या होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। लिविंग ग्रुप क्यों है बेस्ट, बिकॉज नाइट्रोजन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में N और N में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन को बाहर कर देगा। तो इट मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन होता है यहाँ से ईजिली बाहर हो जाता है। जो नाइट्रोजन होता है वो यहाँ से ईजिली बाहर हो जाता है और इसीलिए हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पता चल गया कि होता क्या है। अब इसकी हमने रिएक्शंस कौन कौन सी पढ़नी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार नाम बताता हूँ रिएक्शंस के। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने नाम तो सुने होंगे। ये नाम क्या है रिएक्शंस के, जैसे हम स्टडी करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को स्टडी करेंगे हम, सैंडमेयर रिएक्शन को स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे गैटरमैन रिएक्शन। एक गैटरमैन में दो रिएक्शन होती हैं, एक गैटरमैन रिएक्शन होती है और एक गैटरमैन कोच होती है। गैटरमैन कोच अलग होती है, अभी हम गैटरमैन रिएक्शन की बात करेंगे। उसके बाद देखो जो हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे डेट इज बाल-शीमन रिएक्शन। तो इसके बाद हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे बाल-शीमन रिएक्शन। एक जो हमने रिएक्शन डिस्कस करनी है वो है हमारे पास सीजी रिएक्शन, ठीक है, सीजी रिएक्शन। और यहीं पे मैं आपको क्या पढ़ूंगा, दो कपलिंग रिएक्शन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो इतनी रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और आज के बाद आपको सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी। सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल-शीमन रिएक्शन, सीजी रिएक्शन, या उसके अलावा हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। और ये एचटेट और मास्टर कैडर के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो देखो पहले हम सैंडमेयर रिएक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ईजी, ये सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ये सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। ये लो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं। या तो आप करवा दो कॉपर के किसी सॉल्ट के साथ, कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एक कॉपर का क्लोराइड लेंगे और साथ में HCl ले लो। ये तीन अलग अलग रिएक्शन रही। ये चाहे कॉपर का ब्रोमाइड ले लो, कॉपर का ब्रोमाइड ले लो, साथ में HBr। या आप ले लो कॉपर का साइनाइड, तो साथ में ले लो KCN। ये कोई भी तीन अलग अलग रिएक्शन है, मैं एक ही चीज़ में कवर कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं है, N2 क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है। N2 हटेगा ऊपर Cl लगेगा, नीचे वाली रिएक्शन में N2 हटेगा Br लगेगा, नीचे वाली रिएक्शन में N2 हटेगा साइनाइड लगेगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, N2 हटेगा और हमारे पास Cl लगेगा। ये N2 हटेगा और Cl लगेगा। दूसरी वाली रिएक्शन में N2 हटेगा Br लगेगा, तीसरी रिएक्शन में N2 हटेगा Cl लगेगा। तो बेसिकली हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन यूज किसके लिए होती है,
ठीक है, हेलो अरीन्स को बनाने के लिए, ठीक है, हेलो अरीन्स को बनाने के लिए ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन होता है। देखो बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, सेंड में रिएक्शन। अब वो रिएक्शन को 2 स्टेप में भी करवा सकता है। पहले आप एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ और उसके बाद सैंड में रिएक्शन करवाओ, ठीक है, ऐसे भी तो करवा सकता है वो कि पहले हमारे पास एनिलीन से, ठीक है ना, HNO2 की प्रेजेंस में पहले आपसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना ले, ठीक है, ऐसे करवा सकता है वो। पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट खुद बनवा ले और उसके बाद उसकी सैंड में रिएक्शन करवा दे, तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन की वो फर्दर कोई रिएक्शन करवा सकता है, तो इस टाइप की रिएक्शन बन सकती हैं। चलो पहली रिएक्शन हमारी कवर होती है, दैट इज सैंड में रिएक्शन। दूसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज गैटरमैन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज गैटरमैन रिएक्शन। ये गैटरमैन रिएक्शन अलग है, गैटरमैन कोच अलग है। तो गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, बिल्कुल सैंडमेर जैसी है। जो गैटरमैन रिएक्शन है बिल्कुल हमारे पास सैंडमेर जैसी है। तो इसमें होता क्या है, जो हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया है, जो हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया है उसकी रिएक्शन या तो हम करवाते हैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। देखो वहाँ पे हम कॉपर का सॉल्ट ले रहे थे, यहाँ पे कॉपर डायरेक्ट ले रहे हैं, कॉपर के साथ HCl ले लो या कॉपर के साथ आप HBr ले लो। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे N2 हटेगा, Cl लगेगा ऊपर वाली में, और नीचे वाली में N2 हटेगा, Br लगेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे N2 हटा Cl लगा, यहाँ पे N2 हटा Br लगा। तो सिंपल अपने पास क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। चलो मैं दूसरी रिएक्शन भी कवर कर देता हूँ आपके साथ, गैटरमैन कोच, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। गैटरमैन कोच, ठीक है, गैटरमैन कोच अलग है। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या यूज़ करते हैं हम, बेंजल्डिहाइड का प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है ना। जो गैटरमैन कोच होती है उसमें हम बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जो बेंजीन होता है, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से, ठीक है। ध्यान से नाम से देख लो, कोच, कोच का क्या मतलब है, CO, कोच को ऐसे पढ़ो COHCl, ठीक है ना। और इसमें हम कोई लुइस एसिड ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये वाली होती है हमारे पास गैटरमैन कोच रिएक्शन। उसके बाद देखो हमारे पास सैंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, गैटरमैन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं सीजी रिएक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे सीजी रिएक्शन। देखो हमारे पास हो क्या रहा है, जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, गैटरमैन रिएक्शन होगी या सैंड में रिएक्शन होगी, उसमें हम क्लोरोबेंजीन बना पा रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन बना पा रहे हैं, बट उस मेथड से आइडोबेंजीन बढ़िया नहीं बनता। तो हमने आइडोबेंजीन बनाना है। तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास हम यूज़ करते हैं सीजी रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं हम KI के साथ और हीटिंग कर देते हैं, KI के साथ हीटिंग कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, N2 हटेगा I लगेगा, प्रोडक्ट में N2 हटेगा I लगेगा। तो सिंपल यहाँ पे आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में N2 बाहर, ठीक है। यहाँ पे भी ये ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, N2 बाहर, यहाँ पे भी N2 बाहर। तो सिंपल है, ये सभी केसेस में हमारे पास N2 बाहर हो रहा है। चलो हमारे पास सीजी रिएक्शन भी कवर हो जा रही है, ठीक है, हमारे पास सीजी रिएक्शन भी कवर होगी। उसके बाद देखो हम डिस्कस करते हैं बाल-शीमन रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बाल-शीमन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास बाल-शीमन रिएक्शन, बाल-शीमन रिएक्शन। बाल-शीमन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, हम लेते तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही हैं, हम लेते क्या है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं HBF4 के साथ, इसके साथ करवाते हैं HBF4 के साथ। तो सभी स्टूडेंट्स को आइडिया लग चुका होगा कि यहाँ पे हम फ्लोरोबेंजीन को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ नहीं करना, हमने N2 हटाना है, फ्लोरीन लगाना है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर N2 हटाया, फ्लोरीन लगाया, साथ में N2 रिलीज हो जाता है। यहाँ पे N2 के साथ देखो BF3 भी बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पे N2 के साथ BF3 भी क्या होता है, बाहर होता है। तो ये सिंपल सी कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, बाल-शीमन रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, बाल-शीमन रिएक्शन है।
ये वाली रिएक्शन भी हमारी कवर हो चुकी है। ये बाल-श्यूमर भी कवर कर ली, सीजी भी कवर कर ली। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है कपलिंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। ये नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है दैट इज कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो कपलिंग हम दो के साथ पढ़ेंगे, ये कपलिंग हम दो के साथ पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे विद, ये एक तो हम पढ़ेंगे विद फिनोल एंड एक पढ़ेंगे विद एनिलीन। ये एक तो पढ़ेंगे विद फिनोल, एक हम पढ़ेंगे विद एनिलीन। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जो हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट लेते हैं, ये ले मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है मेरे पास। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फिनोल के साथ, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्या, फिनोल के साथ। ये हल्का फुल्का बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम में ये पीएच होता है 9 से लेके 10 तक बेसिक मीडियम होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो फिनोल का पैरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, ये फिनोल का पैरा हाइड्रोजन क्या करता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो होगा क्या, सिंपल ट्रिक समझनी है। N2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब हाइड्रोजन को हटा देगा। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए N2 जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली, ये N2 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को हटाता है और ये वाले बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो फाइनली जो स्पीशीज बनेगा वो हमें पता होना चाहिए। जो फाइनल स्पीशीज बनता है वो कुछ इस तरह का होता है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये होती है एजो लिंकेज। जब भी N डबल बॉन्ड N आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एजो लिंकेज, और साथ में क्या बन जाएगा, फिनोल एज इट इज। मतलब पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कपलिंग। दो चीजें आपस में कपल हो गई हैं, दो चीजें आपस में जुड़ गई हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, कपलिंग रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। उसके बाद जो ये हमारे पास कपल्ड प्रोडक्ट बनता है, इसका जो कलर होता है फिनोल के साथ होता है ऑरेंज कलर। जो हमारे पास एजो डाई बनी है, ठीक है, जो ये वाली एजो डाई बनी है, डाई मतलब जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसका जो कलर होता है हमारे पास ऑरेंज कलर होता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की कपलिंग करवा दें किसके साथ, एनिलीन के साथ, तो सेम केस है। एनिलीन के साथ भी हमारा सेम केस है, यहाँ पे भी पैरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, हल्की फुल्की बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, और जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास दैट इज कपल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, कपल्ड प्रोडक्ट बनता है, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बेंजीन के साथ एनिलीन क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे भी एजो लिंकेज आती है, एजो लिंकेज, और जो इस एनिलीन के साथ डाई होती है इसका कलर होता है हमारे पास येलो। तो जो ये वाली डाई बनती है इसका कलर होता है हमारे पास येलो। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आपसे एक बार एच टेट के अंदर क्या पूछा था, एच टेट के अंदर पूछा था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। इस रिएक्शन का आपसे मैकेनिज्म पूछा था, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इट मीन्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो, आई थिंक ये वाली कपलिंग रिएक्शंस भी आपको क्लियर होंगी। तो जितने भी हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उन सभी को हमने क्या कर लिया है, डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग को एक दो बार पढ़ना है तो आपको डेफिनेटली ये सभी रिएक्शंस याद भी हो जाएंगी। एक बात और देख लो, इसको हम बोलते हैं क्या, पैरा पोजीशन पे पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, बिकॉज हमने पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। तो इस एजो ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, देखो अपने पास इतना कंपाउंड क्या है, एजो लिंकेज है। तो एजो लिंकेज के रिस्पेक्ट में OH क्या है, पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बोलते हैं। और नीचे वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, तो हम क्या बोलते हैं, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग कपलिंग रिएक्शन वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखो हम कुछ और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट जो हमें रिएक्शन डिस्कस करनी है, ये फिनोल की रिएक्शंस डिस्कस करनी है। ये रिएक्शंस ऑफ फिनोल, रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। फिनोल की भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस को हमने डिस्कस करना है। ये पहली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है डेट इज रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है ना। रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है ना, रीमन टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास फिनोल की रिएक्शन होती है, ये फिनोल की रिएक्शन होती है। तो फिनोल की रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। किसके साथ करवाते हैं रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है, ये इस रिएक्शन का जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है। ये बेंजीन रिंग की फिनोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है और इसका नाम होता है हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड। इसका नाम होता है क्या, सैलिसिल्डिहाइड। और इसका अगर हमने IUPAC नेम करना हो तो देखो एल्डिहाइड पहले आएगा, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, तो इसका नाम होता है हमारे पास 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और इस बाकी ग्रुप का पूरा नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रीमन टीमन रिएक्शन। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। ये बनता साथ में पैरा प्रोडक्ट भी है बट ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। मतलब साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वो पैरा पोजीशन के ऊपर भी एल्डिहाइड लग जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे भी एल्डिहाइड लग जाता है बट ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, ठीक है। पैरा वाला प्रोडक्ट हमारे पास माइनर होता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। ये ऑर्थो प्रोडक्ट हमारे पास मेजर है, ध्यान रखना। क्यों मेजर है ये प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे पास इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड है, जो हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड है, यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे पास इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मेजर होता है। चलो, ये होती है हमारे पास सिंपल सी कौन सी रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म है, अगर हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। देखो मैकेनिज्म कंपलसरी नहीं है बट जो स्टूडेंट समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रीमर टीमर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखो हमने एक क्लोरोफॉर्म लिया है और उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाई है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, बेस के साथ। तो कुछ नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। मतलब जो बेस है वो इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो जब H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो CCl3 नेगेटिव बन जाएगा। ये कुछ नहीं है, पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन अटैच है। एक कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन क्या है हमारे पास अटैच है और एक कार्बन के ऊपर 3 क्लोरीन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से हम हीटिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो हीटिंग करने से एक क्लोरीन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है डेट इज CCl2। एक कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन बच जाते हैं और एक अनशेड इलेक्ट्रॉन, इसी स्पीशीज को हम बोलते हैं कार्बीन। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा कि जो हमारे पास रीमन टीमन रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा होता है, तो कार्बन इंटरमीडिएट होता है। इस रिएक्शन में हमारे पास इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। इस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। तो डाइक्लोरोकार्बिन जितने भी कार्बिन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है कि इनके 2 ही बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है ना, मतलब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ठीक है, लो, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो कार्बिन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसी वजह से ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं। इसकी तरह एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फिनोल था, फिनोल के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरेक्ट करेगा। तो अब होता क्या है, जैसे हमारे पास फिनोल है, ये फिनोल है, ये फिनोल की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं क्योंकि सबसे फास्ट रिएक्शन तो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे हमारे पास
फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। ये फिनॉक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। अब मुझे बताओ एक बात, हम डायरेक्टली इस ऑक्सीजन नेगेटिव को कार्बन के ऊपर अटैक करवा सकते हैं, बट ऑक्सीजन और कार्बन के कंपैरिजन में ठीक है यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवा के ये नेगेटिव को यहाँ पे ले और इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले, तो यहाँ से होगा क्या बेसिकली? चलो मैं स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे रेजोनेंस करवाने से एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये आपको पता होगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये कार्बन ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली नहीं दे पाता। बट कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? डाइक्लोरोकार्बिन के साथ। तो होगा क्या, ये नेगेटिव ने यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन के ऊपर अटैक किया, तो जो हमारे पास स्पीशीज बन के आया वो कुछ इस तरह का था। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे CCl2 के साथ बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहाँ पे पहले न्यूट्रल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट किया है, तो यहाँ पे क्या गया? नेगेटिव। बट इस स्टेप में हमारे पास एक भयंकर जो परेशानी क्या हुई, इसमें लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। ठीक है, जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड था फिनोल, वो लॉस कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए ये CCl2 क्या करता है, यहीं से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H की यहाँ पे शिफ्ट होती है, और ऑक्सीजन के ऊपर फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है। तो जो नेक्स्ट स्पीशीज बनता है हमारे पास वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस आ गई, यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे CHCl3 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, तो ये एज इंटरमीडिएट है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ सकता है कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो एक तरह का ये क्या है? इंटरमीडिएट है। अब इसकी रिएक्शन हम क्या करवाते हैं, और यहाँ पे CHCl2 आएगा। ये इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एक्वस बेस के साथ। हमारे पास रिएक्शन में बेस तो है ही ना, तो बेस क्या करेगा? यहाँ से Cl को हटाएगा, उसकी जगह पे OH लगाएगा। ये बेस क्या करेगा? Cl को हटाएगा, OH को लगाएगा, तो यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH, इसके ऊपर OH लग गया, इसके ऊपर OH लग गया। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी रिवीजन करवानी पड़ेगी। जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप्स अटैच होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है, और हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से भी हमारे पास वाटर निकल जाएगा, तो फॉर्मेशन होगा किसका? यहाँ पे O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा। अब सोल्यूशन में एक्वस मीडियम लिया हुआ है, तो एक्वस मीडियम से पानी से H+ एक्सेप्ट करके हमारे पास जो O नेगेटिव है वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप का होता है हमारे पास जो रीमन टीमन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आप देख सकते हो। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को मैकेनिज्म कम समझ आया, ठीक है, जब जिनके स्टूडेंट्स के थोड़े बहुत बेस वीक हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ रिएक्शन को याद करें। ठीक है ना, रिएक्शन को याद करें और देख लें इसमें इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म हो रहा है, कार्बिन। बस 2 पॉइंट याद कर जाएं, रिएक्शन और इंटरमीडिएट, तब भी काम चल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे लेवल पे पढ़ना है वो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास, तो नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल की रिएक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, फिनोल की एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, ये बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन है। फिनोल लेते हैं हम, ये फिनोल की रिएक्शन करवा देते हैं जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, तो जिंक डस्ट में क्या होता है, फिनोल का रिडक्शन हो जाता है, मतलब H हटता है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास बेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास ये क्या है, OH यहाँ पे है एल्डिहाइड ग्रुप,
तो ये कंपाउंड बना हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड। ये कंपाउंड कौन सा बना? सैलिसिल्डिहाइड बना। और इसकी रिएक्शन हमने जिंक और डस्ट की प्रेजेंस में करवा दी, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? OH हट जाएगा रिडक्शन होगी, तो सिर्फ एल्डिहाइड बच जाएगा। मतलब हमारे पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड का और प्लस जिंक क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये रिएक्शन भी हम ध्यान रख सकते हैं फिनोल की। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्बे रिएक्शन। तो किसी किसी बुक में इसको लिख देते हैं कॉल्बे श्मीट रिएक्शन। ये किसी बुक में इसको कॉल्बे रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है, जहाँ इसका नाम होता है कॉल्बे श्मीट रिएक्शन, कॉल्बे एंड श्मीट रिएक्शन। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, ठीक है, कॉल्बे श्मीट रिएक्शन हमारे पास अलग होती है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है? ठीक है, इस रिएक्शन में हमारे पास होता क्या है? हम लेते हैं फिनोल। ये फिनोल की रिएक्शन पहले हम करवाते हैं बेस के साथ। ये फिनोल की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं। ये फिर उसकी रिएक्शन CO2 और H+ की प्रेजेंस में करवाते हैं, CO2 और H+ की प्रेजेंस में। पहले रिएक्शन स्टेप में बेस के साथ, फिर हम CO2 और H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और जो इस रिएक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास फिनोल और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एसिड ग्रुप लग जाता है, ठीक है ना। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एसिड ग्रुप लग जाता है, तो इस कंपाउंड का नाम होता है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है हमारे पास? सैलिसिलिक एसिड नाम होता है। अगर हमें इसका IUPAC नेम बताना हो तो IUPAC नेम क्या होगा इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेम हो जाएगा। चलो, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन में बनता है हमारे पास? कॉल्बे श्मीट रिएक्शन में। सैलिसिल्डिहाइड किस में बनता है? रीमर टीमर रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। इस रिएक्शन का भी हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है? हमारे पास फिनोल है, हमारे पास फिनोल है, तो फिनोल की रिएक्शन हम पहले स्टेप में बेस के साथ करवाते हैं। फिनोल है हमारे पास, तो फिनोल की रिएक्शन बेस के साथ करवाई तो एसिड बेस रिएक्शन होगी हमारे पास। तो फिनॉक्साइड आयन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया, फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे Na+ जस्ट स्टेबलाइज करने के लिए होता है, इसको ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 के साथ, ठीक है। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। तो O- इसके ऊपर अटैक करेगा, O- नहीं करेगा पहली बात तो, क्योंकि हमें पता है O- की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। तो ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आएगी और ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ। तो ये वाला कार्बन एक्चुअल में इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। तो जब इस वाले कार्बन ने या इस कार्बन पे अटैक किया तो ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो जो हमारे पास स्पीशीज बन के आया वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? C+O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। बैलेंसिंग से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। इतनी रिएक्शन हो चुकी है, बट इस स्टेप में फिर से क्या हो गया? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। इस स्टेप में फिर से क्या हो गया हमारे पास? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया, ठीक है। ये वाले स्टेप में हमारे पास लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या? ये हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को ये O- इंट्रामोलिकुलर इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और जो चार्ज डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा चली जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है हमारे पास? एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, यहाँ पे O- और यहाँ पे COOH ग्रुप अटैच हो गया। तो इस स्टेप में हम बोल सकते हैं रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सोल्यूशन में हमने H+ लिया ही है, H+ के साथ ये O- H को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? COOH ग्रुप अटैच हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है किसका? सैलिसिलिक एसिड का। तो हमारे पास फॉर्मेशन किसका हो रहा है? सैलिसिलिक एसिड का, जिसको हम बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी का नाम क्या होता है हमारे पास? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं क्या?
फॉलोड बाय श्मीट रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो हमारे पास, जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड की सिर्फ एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हेल्ल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम क्या है, हेल्ल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं HVZ रिएक्शन। ये बहुत ही ईजी है अगर आप एक बार समझ लेते हो। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा हेलोजिनेशन हो जाता है। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। ये सपोज करो ये मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया हमारे पास, अल्फा कार्बन हो गया। और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं रेड फॉस्फोरस और हेलोजन की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन की प्रेजेंस में। और दूसरे स्टेप में हम क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, अल्फा हेलोजिनेशन होता है। मतलब अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे हेलोजन लग जाएगा। तो हाइड्रोजन हटा यहाँ पे, हेलोजन लग गया और बाकी का ग्रुप एज इट इज रह गया। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक सिंपल रिएक्शन होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। जस्ट हमें रिएक्टेंट पता होना चाहिए और प्रोडक्ट में अल्फा हेलोजिनेशन होती है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके एचटेट और मास्टर कैडर में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन देखें हम, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसकी रिएक्शन उन्होंने करवा दी। ये फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस प्लस ये Cl2 के साथ और सेकंड स्टेप में वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, सिंपल सा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH और इसकी जगह पे Cl लग जाएगा। बाकी का ग्रुप हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। तो सिंपल अल्फा हेलोजिनेशन हमने क्या करना है, परफॉर्म करवाना है। तो HVZ रिएक्शन छोटी सी है, आई होप आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी और एचटेट के अंदर तो काफ़ी बार पूछी जा चुकी है ये। उसके बाद देखो हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, वो है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। ये बेंजोइन कंडेंसेशन हमारे पास मोस्ट फेवरेट है। ये आपके 5 पेपर हुए हैं एचटेट के, ये 5 में से 4 बार पूछी गई है। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। जैसे मेरे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। और एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं KCN के साथ। ठीक है, साइनाइड माइन के साथ करवाते हैं। ये साइनाइड का कोई भी सोर्स हो सकता है, KCN हो सकता है। तो साइनाइड का ये सोर्स है बेसिकली। और इस रिएक्शन में हम वाटर के साथ बेस ले लेते हैं। ठीक है, बेस ले लो या इथेनॉल ले लो, ठीक है ना, या बेस ले लो कुछ भी। ये मतलब हमें किससे मतलब है, हमें तो साइनाइड से मतलब है। ठीक है, साइनाइड होना चाहिए, ठीक है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। इसकी 2 यूनिट्स लेते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैसे बनाना है वो समझो। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर कीटोन ग्रुप है सपोज करो ये। तो कीटोन ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन पे OH होगा और 2 रिंग कुछ इस तरह से आपस में जुड़ जाती हैं। तो जो ये वाला कंपाउंड बना, इसी को हम बोलते हैं बेंजोइन। तो बेंजोइन होता क्या है बेसिकली, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। और इस रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का हमारे पास, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बस कोई मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिएक्टेंट पता होना चाहिए और प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए। तो बस इतने से हमारी खत्म हो जाएगी बेंजोइन कंडेंसेशन। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देख ली थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखनी है वो यूजिंग KMnO4 है। ये KMnO4, ये KMnO4 आपको याद आ गया होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके अलावा K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये KMnO4 तो बेसिक मीडियम में भी काम करता है। ठीक है ना,
KMnO4 को तो हम बेसिक मीडियम में भी ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये सभी क्या है हमारे पास, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इनकी रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी है, बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा हुआ है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर कोई भी अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने, जब भी बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, जा ये वाला केस ले लो, बेंजीन के ऊपर हम इथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं CH2 CH3, जब बेंजीन के ऊपर हम अटैच कर देते हैं CH CH3, ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमारे पास क्यूमीन होता है। ये वाला कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, क्यूमीन होता है। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एटलीस्ट जो बेंजाइलिक कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं इनमें से किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, KMnO4 के साथ करवा लो, या आप करवा दो K2Cr2O7 के साथ, ठीक है ना, तो ऊपर वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर देता है, ऊपर वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज बेंजोइक एसिड। ये ऊपर वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर जाता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है डेट इज बेंजोइक एसिड। उसके अलावा अगर हम देखें, चाहे हमारे पास ऊपर अल्कीन हो, ठीक है, जैसे ये वाला कंपाउंड होता है स्टाइरिन, ये वाला कंपाउंड क्या होता है, स्टाइरिन होता है। तो इसके भी जो हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, या हम ये ले लें, ये कुछ इस तरह ग्रुप ले लें, ठीक है। अगर हम इनकी रिएक्शन भी करवाएंगे, ठीक है, इनकी रिएक्शन भी करवाएंगे किससे, KMnO4 से, ये KMnO4 से हीट, या इनकी भी रिएक्शन, ठीक है, KMnO4 के साथ करवा दो, तो K2Cr2 के साथ करवा दो, किसी के साथ भी करवा दो, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाएंगे तो ये वाला ऊपर वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर जाता है ना, ऊपर वाला पूरा ग्रुप हमारे पास। तो यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड बनेगा, यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड बनेगा। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा ठीक है, एक थोड़ा सा आपको एडवांस पॉइंट है जो शायद बुक्स में नहीं लिखा होता, जो शायद काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली पाई बॉन्ड अटैच हो, मतलब यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड अटैच हो, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर पाई बॉन्ड भी अटैच है, मतलब हम देखें अगर जो बेंजाइलिक कार्बन है इसके ऊपर चाहे तो हमारे पास कोई डबल बॉन्ड अटैच हो, या ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो, या हमारे पास हाइड्रोजन हो, उन सब केसेस में ऊपर वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड देता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो इट मीन्स अगर हम ये वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएं, ये वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट लिखेंगे नो रिएक्शन, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, बट इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना। तो बस ये कंडीशन याद रख लेना, इसका भी ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले का आप बताना। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ग्रुप है कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल है, तो ना तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ना ही कोई डबल बॉन्ड है, तो अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे क्या इसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा, कोई ऑक्सीडेशन हमारे पास नहीं होगा, इसका कोई भी ऑक्सीडेशन हमारे पास नहीं होगा। क्लियर है। चलो ये वाली रिएक्शन, ठीक है, ये वाली तो मैं गलत कर गया, यहाँ पे एरर कर गया। देखो यहाँ पे क्या है, दो दो ग्रुप्स अटैच है, ठीक है, इसके पास भी यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, ध्यान से देखो बेंजाइलिक हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है। ये दोनों ग्रुप क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OOH अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OOH अटैच हो जाएगा, और इस एसिड का नाम होता है हमारे पास थैलिक एसिड। ये नाम भी याद कर लिया करो साथ में। ये जब बेंजीन रिंग की एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं तो उसका नाम होता है हमारे पास थैलिक एसिड। क्लियर है। चलो ये मैं 2-3 कॉमन नेम भी याद करवा देता हूँ आपको। ये बेंजीन रिंग जब इनकी एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर COOH ग्रुप अटैच होते हैं तो इसका नाम होता है हमारे पास थैलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, थैलिक एसिड।
जब बेंजीन रिंग की 1,4 पोजीशन के ऊपर, 1,4 पोजीशन के ऊपर एसिड ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेरिथेलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं? टेरिथेलिक एसिड। टेरिथेलिक एसिड आपने सुना होगा ना, टेरिलीन जो एक पॉलीमर होता है, टेरिथेलिक एसिड। तो जो हमारे पास थैलिक एसिड होता है, ये कौन से पॉलीमर में यूज़ होता है भाई? ये यूज़ होता है हमारे पास ग्लिप्टल के अंदर, ठीक है, ग्लिप्टल के अंदर यूज़ होता है। आप लोगों ने पॉलीमर्स पढ़े होंगे, तो ग्लिप्टल के अंदर हमारा थैलिक एसिड यूज़ होता है। और टेरिलीन किस में यूज़ होता है? हमारे पास डेक्रोन, डेक्रोन के अंदर यूज़ होता है, तो हम टेरिलीन भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम टेरिलीन भी बोल देते हैं। ये तो पॉलीमर केमिस्ट्री में आपसे ग्लिप्टल, डेक्रोन ये पूछता है एचटेट के अंदर, मास्टर कैडर के अंदर, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। चलो ये वाली हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो हमने सीखा क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में? जो हमारे पास बेंजीन रिंग है उसके जो साइड वाला कार्बन, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर या तो हाइड्रोजन अटैच हो या कोई पाई बॉन्ड अटैच हो, तो उस केस में पूरा ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज कर जाता है? बेंजोइक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, K2Cr2O7, ठीक है ना, उनकी प्रेजेंस में पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज कर जाता है। उसके बाद देखो हमारे पास एक रिएक्शन होती है, ठीक है, एक रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, दो रिंग्स को मैंने आपस में ज्वाइंट कर दिया और इसकी रिएक्शन आपको करवाता है KMnO4 के साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको करवाता है KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, और हीटिंग में दे रखा है। तो फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, इस रिएक्शन, एक को बेंजीन कर लो, इस रिएक्शन का हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ध्यान से समझो आप, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज कर जाएगा, ये वाला ग्रुप भी ऑक्सीडाइज कर जाएगा, और हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा? हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा? यहाँ पे भी COH ग्रुप अटैच हो जाएगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये तो पूरे ग्रुप से अटैच हो जाएंगे ना, पूरे ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये पूरा ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये इधर से ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इधर से ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी COH ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी COOH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हमारे पास थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थैलिक एसिड की भी एक रिएक्शन होती है, हमारे पास थैलिक एसिड की भी एक रिएक्शन होती है, थैलिक एसिड की, ये जो हमारे पास थैलिक एसिड होता है उसकी भी एक रिएक्शन होती है। तो थैलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम P2O5 के साथ हीट कर दें, ये P2O5, ठीक है ना भाई, P2O5 क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। P2O5 क्या होता है हमारे पास? एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है? इसका काम होता है पानी को खींचना। तो ये क्या करता है? यहाँ से पानी खींच जाता है भाई, यहाँ से पानी खींच जाता है, तो बनता क्या है? ध्यान से देखो, जो हमारे पास स्पीशीज बन के आया, यहाँ पे क्या है? C+O, बीच में एक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे C+O, तो ये वाला स्पीशीज हमारे पास फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। मतलब थैलिक एसिड से पानी निकाल दिया, पानी निकालना मतलब एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब चल रहे हैं, ठीक है ना। P2O5 का यूज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है? एक हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। वैसे ही एक एचटेट में पूछा था एक क्वेश्चन, ये एचटेट में शायद ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, एक अमाइड था, ये अमाइड था, अमाइड की रिएक्शन करवाई थी आपसे, ये P2O5 के साथ, ठीक है, और हीट कर दिया था, तो प्रोडक्ट पूछा था। तो प्रोडक्ट क्या करना है? हमें तो पता है ये क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो पानी निकाल देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन बचेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो साइनाइड का क्या हो गया था? फॉर्मेशन हो गया था। तो साइनाइड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। जब हम अमाइड का क्या कराएंगे? डिहाइड्रेशन करवाएंगे। तो अमाइड की डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? हमारे पास साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमें पढ़नी है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन, ठीक है, बेंजीन का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर हमने ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन पढ़ना हो, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। अगर हमने बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना हो, तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन हम करते हैं, ठीक है, V2O5 की प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये क्या होता है? एक एज कैटलिस्ट काम करता है,
तो अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो प्रोडक्ट अलग बनता है। अगर हम वनेडियम पेंटा ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं एट 450 डिग्री सेल्सियस तो हमारे पास अलग प्रोडक्ट बनता है। तो जब हम 300 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास फिनोल का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है कब, 300 डिग्री सेल्सियस पे। बट अगर सेम रिएक्शन को हमने 450 डिग्री सेल्सियस पे करवा दिया तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, एनहाइड्राइड का। ये इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो अगर इसका एक्यूरेट नाम लिखना हो तो इसको हम बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड। ये स्पेलिंग गलत है मुझे लगता है, एक ये स्पेलिंग आप चेक कर लेना, बट मैं लिख देता हूँ एक बार। ये मैलिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है, मैलिक एनहाइड्राइड। चलो ठीक है, ये भी हमारे पास बेंजीन की क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। देखो हमारे पास होता क्या है, जैसे ये है, ये बेसिकली मैलिक एसिड से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक एनहाइड्रेट बोलते हैं। गलती करके है इसमें, ऐसा नहीं बनेगा, ये सॉरी मिस्टेक है, ये बनेगा प्रोडक्ट ऐसा ही, बट छोटी सी एरर कर गया। एक ही रिंग के अंदर, ठीक है, एक ही रिंग के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये वाला एनहाइड्रेट तो बनेगा बट इस टाइप का, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिक एनहाइड्रेट। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन है उसमें दो रिएक्शन आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। इसके बाद जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ऑक्सीडेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। देखो इटार्ड रिएक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम करते क्या हैं, हमारे पास कंपाउंड होता है टॉलिन, ठीक है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2, ठीक है, और CS2 एक कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन होता है, और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजल्डेहाइड। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है बेंजल्डेहाइड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, याद कर लो, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम टॉलिन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। यहाँ पे CrO2Cl2 क्या होता है हमारे पास, क्रोमाइल क्लोराइड होता है। ये क्या होता है हमारे पास, क्रोमाइल क्लोराइड होता है। इसकी प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। और हमारे पास बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट भी बनती है, ये इंटरमीडिएट स्टेट भी बनती है, ये जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। जिनको लिखना है लिख भी सकते हैं, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। अगर हम क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देखें, यहाँ पे CH होता है और साथ में O CrO HCl2 ट्वाइस, ठीक है। इस तरह का हमारे पास क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, इस तरह का हमारे पास क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉलिन का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेंजोइक एसिड में, ठीक है, टॉलिन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम बेंजोइक एसिड में। चलो ये वाली रिएक्शन भी आई थिंक सभी को याद हो चुकी होंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी और आपकी याद होनी कंपलसरी है।